हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस की क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स को, फोटोसिंथेसिस की क्यों ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ये सारा सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नाम से ही पता लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब कि हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटो वर्ड जो है वो प्रकाश से है, फोटो वर्ड जो है वो प्रकाश से है, और सिंथेसिस मतलब होता है आपका संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो हमें सबसे बेसिक स्टडी करनी होगी कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है और प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्या थी प्लांट्स को। तो देखना बेटा कि हम जो है, यानी कि एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स जो है वो विषमपोषी होते हैं, मतलब कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जबकि जैसे मान लो अपन कुछ चीज़ खा लेते हैं बाहर, जैसे प्लांट सेल्स खा लिया, प्लांट्स खा लिया, अनाज खाते हैं, जो कुछ खाते हैं वो दूसरी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों पे निर्भर करते हैं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम दूसरों पे निर्भर होते हैं। इसलिए एनिमल्स जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। तो स्वयंपोषी का मतलब होता है प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स स्वयंपोषी होते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एक प्लांट ही ऐसे हैं बेचारे जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत खुद के भोजन बनाने में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खुद का भोजन बनाना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लाइट यानी कि प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। देखना बेटा, समझना, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस लीफ में, जैसे मान लो कि ये लीफ है, ये लीफ है, लीफ में ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिन्हें मैं मीजोफिल सेल्स कहता हूँ, ये क्या है? मीजोफिल सेल है, हिंदी में भी इसको मीजोफिल ही बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी सेल है? मीजोफिल कोशिका है, मीजोफिल कोशिका में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? मीजोफिल सेल्स में ही होता है। तो जैसे मैं एक मीजोफिल सेल थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ लार्ज डायग्राम में, कि ये एक मीजोफिल सेल, यहाँ से उठाई हुई ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, अब सेल है तो बेटा इस सेल में मान लो मैं ये बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने दूसरा बना दिया इसमें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये मैंने बना दिया कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है?
क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, देखना। आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था श्वसन, यानी कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो चीज़ आपने पढ़ी थी कि जैसे ये साइटोप्लाज्म था सेल का, ठीक है, साइटोप्लाज्म था, इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था, ठीक है। और ये पायरुवेट बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में बदल के और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा था, ठीक है। कहाँ जा रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्रेब साइकिल चल रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रही थी? क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल से आपको ढेर सारा एटीपी मिल जा रहा था, ठीक है। क्रेब साइकिल चलने के बाद आपका फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपको एटीपी मिल रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस। अब हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं। हमने कहा कि 6CO2 प्लस 6H2O मिलके लाइट की प्रेजेंस में, लाइट यानी कि प्रकाश की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। प्लस हमें क्या देते हैं लास्ट में? ऑक्सीजन। क्या देके जाता है? ऑक्सीजन देके जाता है। तो बेटा ध्यान रखना कि आपका फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना, प्लस में यहां से आपको ऑक्सीजन मिला। प्लांट्स की स्मार्टनेस देखना कि किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से क्या कर रहा है। देखना कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब ये अपनी ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ रहा है, मतलब जैसे मान लो मैं हूं या अपन है, इंसान है या कोई भी एनिमल है, वो क्या करता है? CO2 बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है, यानी कि CO2 को बाहर छोड़ रहा है और ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, और उसे अपन रेस्पिरेशन कह देते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन को वापस, जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है भोजन बनाने में, उस ऑक्सीजन को ये वापस से अपने रेस्पिरेशन में यूज में ले लेते हैं। किस में यूज में ले लेते हैं? अपने रेस्पिरेशन में यूज में ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये खुद की ऑक्सीजन को खुद का भोजन तोड़ने में लगा देते हैं, खुद की ऑक्सीजन को खुद का भोजन तोड़ने में लगा देते हैं, यानी कि एनर्जी बनाने में लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, मान लो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा है। और स्टोमेटा आपको पता ही है कि स्टोमेटा से CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब CO2 प्लांट बाहर से क्यों लेते हैं? CO2 प्लांट बाहर से क्यों लेते हैं? CO2 प्लांट बाहर से इसलिए लेते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए? भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। तो देखना कि ग्लूकोज टूटा था तो अपने को कल मिला, उस पहले वाले लेक्चर में आपको अगर ध्यान हो तो, कि रेस्पिरेशन की जो अपने रिएक्शन पड़ी थी वो इसके जस्ट अपोजिट थी। ये प्रकाश संश्लेषण की थी, ये अभिक्रिया किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। और मैंने श्वसन की पढ़ाई थी जिसमें आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा था, उसमें इसका अपोजिट था, यानी कि उसमें क्या हो रहा था? C6H12O6 प्लस किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा था, और आपको देके क्या जा रहा था? 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। देखना बेटा कितनी स्मार्ट रिएक्शन है कि यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है। तो ये श्वसन वाली रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है और ये प्रकाश संश्लेषण वाली आपके क्लोरोप्लास्ट में चल रही है। देखना
क्या हुआ कि इसको अब आवश्यकता है ऑक्सीजन की। इसको किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन इसको कहां से मिल रहा है? प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया से। यानी कि इसकी जो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है उसको प्लांट किस में लगा देता है? खुद के जो ऑक्सीजन निकली है उसको खुद के भोजन को तोड़ने में लगा देता है। हाँ, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, जो ऑक्सीजन मुक्त हुई है, उसको ये बाहर नहीं जाने देता अपनी तरह कि ऑक्सीजन अपन ने ले ली, CO2 बाहर छोड़ दी। ये ऑक्सीजन छोड़ तो रहा है अपने रेस्पिरेशन में, लेकिन ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने दे रहा है, ऑक्सीजन को अंदर यूज में ले रहा है अपने ग्लूकोज को तोड़ने में। और उसके बाद फिर हमारे को मिलता है CO2, और इस CO2 को ये वापस से काम में ले लेता है। इस CO2 को वापस से काम में ले लेता है अपना भोजन बनाने में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में, भोजन बनाने में। देखना कितनी स्मार्ट रिएक्शन है, जो मतलब सेल के अंदर ही चल रही। इसीलिए कहते हैं कि ये ऑटोट्रोफ है, स्वयं पोषी है, खुद का भोजन खुद बना लेते हैं। इतना समझ में आ गया? ये मेसोफिल सेल थी, मेसोफिल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन चल रही है। ठीक है, इस तरीके से हमें CO2 मिल रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन में हमारे पास ये मिल रहा है, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। इस ऑक्सीजन को ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में लगा लेता है, ग्लूकोज को तोड़ने में लगा लेता है, और जो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो CO2 रिलीज होती है, CO2 मुक्त होती है, वो मुक्त CO2 भी बाहर नहीं जाती, उसको ये वापस से अपने भोजन बनाने में लगा लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो, ये एक मेसोफिल सेल है, ये एक, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, चलो, ये एक मेसोफिल सेल है। ठीक है, मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, और मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे ये स्टोमेटा लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं? स्टोमेटा, इसको आप रंध्र बोलते हो, स्टोमेटा लगे हुए हैं। देखना हो क्या रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में हमें मिलता क्या है? ग्लूकोज मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है देखना, ग्लूकोज को तोड़ता है ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से, और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई? इधर चली गई। ठीक है, और उसी तरीके से जब ये टूटता है तब हमें मिलता है CO2। ठीक है, जब भोजन टूटता है तो हमें क्या मिलता है? CO2, और वो CO2 जो है वो फिर अपने भोजन बनाने में काम में आ जाती है। ठीक है, 6CO2 + H2O और लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेता है, यानी कि ये इसको बाहर नहीं धकेल रहा है, इस गैसियस एक्सचेंज को। बाकी ये बाहर से और ज़्यादा CO2 मंगवा रहा है, स्टोमेटा के माध्यम से क्या कर रहा है? और ज़्यादा CO2 मंगवा रहा है भोजन बनाने के लिए। दिन की कंडीशन है, डे कंडीशन में क्या हो रहा है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोमेटा खुले हुए हैं, तो दिन में CO2 और ज्यादा बाहर से मंगवा रहा है, यानी कि खुद के पास है वो भी यूज में ले रहा है और बाहर से भी CO2 ले रहा है, स्टोमेटा ओपन है इसलिए। लेकिन नाइट की कंडीशन में क्या होता है बेटा? नाइट की कंडीशन में प्लांट सोया हुआ है, मतलब कि लाइट नहीं है, रात में क्या नहीं है? लाइट नहीं है, तो उसके
स्टोमेटा बंद है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। और बेटा अगर फोटोसिंथेसिस रात में, नाइट की कंडीशन में, रात की कंडीशन में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो आपका, क्योंकि आप भोजन नहीं बना रहे हो नाइट की कंडीशन में, तो जो स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, स्टोमेटा क्लोज हैं, तो रात में जस्ट अपोजिट होता है दिन के, कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या चलेगा, रेस्पिरेशन चलेगा। फोटोसिंथेसिस तो बंद पड़ा है ना, तो फोटोसिंथेसिस बंद पड़ा है तो रात की कंडीशन में CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है, रात की कंडीशन में CO2 बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तभी तो कहते हैं ना कि भाई प्लांट्स रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस बंद पड़ा हुआ होता है, तो उसमें CO2 जो है, पहले वो CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस में लगा रहा था, लेकिन अभी CO2 लगा नहीं रहा, तो CO2 कहाँ धकेल ली जा रही है, बाहर, एनवायरमेंट में, वातावरण में। समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ बेसिक पे। मीजोफिल सेल समझ लिया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझ लिया आपने। देखना सबसे बेसिक चीजें जो है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, स्टीफन हेल्स के अनुसार पौधे अपने भोजन का अंश वायु से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये साइंटिस्ट हैं स्टीफन हेल्स, जिन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन, यानी कि अपना जो ग्लूकोज है उसका अंश वायु से प्राप्त करते हैं, यानी कि हवा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यानी कि मैं कहूँ कि आप सिंपल इनको छोड़ो, ये समझ लो कि भाई भोजन बनाने के लिए CO2 चाहिए, H2 चाहिए या लाइट चाहिए, कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन सा फैक्टर चाहिए तो सब कुछ ही। देखना, तो मान लो कि एक कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें प्लांट है, कोई प्लांट है, उसकी लीफ है, उस लीफ को KOH सॉल्यूशन से कवर किया गया। KOH सॉल्यूशन मतलब कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है कौन, KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, तो वहां पे उन्होंने देखा कि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं था। दूसरा ये था कि H2O, पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि आपने रिएक्शन में पढ़ा ही था कि पानी तो लिमिटिंग फैक्टर है 6CO2 प्लस 6H2O, सीमाकारी कारक 6CO2 प्लस 6H2O, और आपका C6H12O6 बना, प्लस में आपने यहाँ ऑक्सीजन निकाल दिया। तो पानी जो है वो जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बार CO2 के साथ H2O लिया, एक बार CO2 के साथ H2S लिया, ठीक है। उससे हमें पता लगा कि ऑक्सीजन भी कहां से आती है, H2O से आती है या H2S से आती है। तो हमारी ऑक्सीजन कहां से आ रही थी, H2O से आ रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि H2O जरूरी होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद लाइट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि लाइट भी जरूरी होती है क्या, तो एक जो लीफ होती है उसको एल्यूमिनियम के पेपर से कवर कर दिया गया और उसको धूप में रख दिया। तो अब एल्यूमिनियम का अगर पेपर कवर है लीफ के ऊपर, तो लाइट नहीं गिर रही है उस पे, और लाइट नहीं गिर रही है उसके ऊपर, तो मतलब बाद में कुछ समय बाद पाया कि उस एरिया में स्टार्च नहीं बना, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये कंफर्म हो गया कि लाइट भी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है बेटा। एक एक्सपेरिमेंट था इनका एक एक्सपेरिमेंट ये था इमर्शन इफेक्ट वाला, इमर्शन का प्रभाव, क्या नाम था, इमर्शन इफेक्ट, इमर्शन का प्रभाव। अब ये क्या था, ये था कि जो लाइट होती है ना वो कितने वेवलेंथ की होनी चाहिए, और लाइट जो है वो सिर्फ एक ही लाइट, यानी कि ब्लू लाइट जरूरी होती है या रेड लाइट जरूरी होती है, सिंगल लाइट है, या फिर दो प्रकार की वेवलेंथ की लाइट की आवश्यकता होती है। तो बेटा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब किसी प्लांट को मान लो ये कोई प्लांट है, इसको सिर्फ एक प्रकार की लाइट दी गई, जैसे मैं कहूँ कि 680 नैनोमीटर की लाइट दी गई, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। फिर दूसरे में इन्होंने सिंगल लाइट दी, वो मान लो 700 नैनोमीटर की दी, तो उसका इफेक्ट भी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने दोनों प्रकार की लाइट
680 यानी कि रेड, इसको बोलते हैं रेड लाइट और इसको बोलते हैं फार रेड लाइट यानी कि दूरी वाली लाइट। ठीक है, तो 680 नैनोमीटर प्लस में 700 नैनोमीटर यानी कि 680 नैनोमीटर से कम की और 680 नैनोमीटर से अधिक की दोनों प्रकार की दी गई, तो इसका इफेक्ट इन दोनों से ज्यादा था। ग्राफ में देखने से पता लग रहा है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा पता लगा कि कोई दो फोटो सिस्टम होते हैं यानी कि जो दो प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इन्होंने देखा कि एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। बेटा फोटो आपने पहले गिनती पढ़ते होंगे तो पहले होता एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है, लेकिन आज आपको उल्टी गिनती पढ़नी है, पहले दो आता है और फिर एक आता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर, पीएस सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर या इससे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वेवलेंथ की प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अवशोषित करता है। लेकिन पीएस फर्स्ट जो है वो 680 नैनोमीटर से अधिक, 680 नैनोमीटर से अधिक व 700 नैनोमीटर से कम की लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट से ये पता लगा कि प्लांट में दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और दोनों ही फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तब जाके प्लांट में ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। दो प्रकार के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड जो सबसे पहले आता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो कि बाद में आता है। ये 680 नैनोमीटर या उससे कम की लाइट पे काम करता है और ये उस 680 नैनोमीटर से ज्यादा और अब 700 नैनोमीटर तक की लाइट पे काम करता है। ठीक है बेटा, पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा ही देख लेना। जोसेफ प्रिस्टले साहब ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। उन्होंने बताया एक एक्सपेरिमेंट लिया था इन्होंने, जैसे कि मैं कहूँ कि एक कवर कर दिया, इस कवर में एक मोमबत्ती रख दी, ठीक है, एक माइस रख दिया, चूहा ज़्यादा सुंदर नहीं बना पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चूहा बनाया, ठीक है, एक मोमबत्ती रखी, एक चूहा रखा। तो इन्होंने क्या पाया कि ये कवर कर रखा है, ठीक है, इन्होंने क्या पाया, कुछ समय बाद ये माइस जो है, चूहा जो है वो मर गया, ठीक है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, इसके ही साथ में एक प्लांट और रख दिया, ठीक है। उस टाइम पे ये चूहा जिंदा था, चूहा जो था वो लिविंग था, यानी कि जी रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, प्रिस्टले साहब के एक्सपेरिमेंट से, कि जो चीज यानी कि एनिमल है, क्या ये कैंडल है, मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती और चूहा दोनों ही ऑक्सीजन को क्षति पहुंचाते हैं, शुद्ध वायु को क्षति पहुंचाते हैं या ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये प्लांट क्या कर रहा है, शुद्ध वायु दे रहा है और इनके अशुद्ध वायु ले रहा है। तो गैसियस का आदान प्रदान हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। जॉन इंजनहाउस के अनुसार पौधे के हर भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, लेकिन ये सही नहीं है। जो ग्रीन पार्ट होता है, हरा भाग जो होता है पौधे का, सिर्फ उसी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। रॉबर्ट मेयर साहब ने कहा कि प्लांट जो है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, देखना बेटा सही कह रहे हैं कि लाइट को, प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल में, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि एटीपी में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सही है इनके अनुसार भी, ठीक है। ऊर्जा में बदलने का कार्य करते, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऊर्जा को, हरे प्लांट प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करते हैं। ब्लैकमैन के अनुसार, अब यहाँ एटीपी अपने को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन भोजन तो बन रहा है ना, और भोजन बन रहा है, और भोजन के बाद में वो टूटता है, तभी तो हमें एटीपी मिलता है, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया में बदलने का। और ब्लैकमैन साहब ने कहा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया के साथ साथ अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन के साथ साथ डार्क रिएक्शन भी होती है, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ पे एक वर्ड आया है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी कि जिसको आप प्रकाशीय कहते हो, प्रकाशिक कहते हो, यानी कि इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कह रहे हो लाइट, इसको क्या कह रहे हो, लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो यहाँ पे वर्ड आया है वो है अप्रकाशिक, मतलब जिसको आप डार्क रिएक्शन कहते हो। ठीक है, अब ये होती क्या है वो अपन अगले स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये था रॉबर्ट हिल ने लाइट व डार्क रिएक्शन की क्रियाविधि का अध्ययन किया। क्लोरोफिल नाम जो है वो इन्होंने दिया, ध्यान रखना, क्लोरोफिल नाम पेलेटियर व कैवेंटर ने दिया। प्रकाश फोस्फोराइलेशन, ये चीज अपन पढ़ेंगे अगली उसमें स्टेप पे। खोज आर्नन ने की। और फोस्फोरिलीकरण होता क्या है बेटा, ये होता है एटीपी का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाना, या मैं कहूं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट व ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण फोस्फोरिलीकरण कहलाता है, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हमारा ये डायग्राम है, पहचानते होंगे इसको, इस डायग्राम को पहचानते होंगे आप लोग। ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और बेटा क्लोरोप्लास्ट में ही अपना क्या हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट में ही अपनी फोटोसिंथेसिस हो रही थी। क्या हो रही थी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस ध्यान से देखना, फोटोसिंथेसिस यानी कि, चलो मैं हिंदी में लिखता हूं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण बेटा क्लोरोप्लास्ट में होता है, आपको पता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, आपको पता है। और इसमें दो प्रकार की रिएक्शन चलती हैं, जिसको आप एक को कहा प्रकाशीय यानी कि लाइट रिएक्शन, एक लाइट डिपेंडेंट होता है यानी कि लाइट पे निर्भर करने वाली, लाइट पे ही निर्भर करेगी, इसके नाम से ही पता लग रहा है। और दूसरी है अप्रकाशीय। अप्रकाशीय का बेटा ध्यान रखना कि इसको लाइट हो या लाइट ना हो, इसको कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको अपन बोल देते हैं लाइट इनडिपेंडेंट, यानी कि लाइट पे निर्भर नहीं करती है, लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसको अपन कह देते हैं कि ये डार्क रिएक्शन चलती है इसमें। और डार्क रिएक्शन में बेटा आपकी C3 साइकिल आती है, डार्क रिएक्शन में आपकी C3 साइकिल आती है। तो देखना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने पढ़ी। अब लाइट डिपेंडेंट क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट क्या होता है। लाइट रिएक्शन में बेटा क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है प्लस रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं, जिसको अपन बोलते हैं NADPH2। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है, दो चीजें बनती हैं। और ये एटीपी और NADPH2 डार्क रिएक्शन में यूज कर लिए जाते हैं, क्या बनाने के लिए, C3 साइकिल को चलाने के लिए, मैं कहूं कि भोजन बनाने के लिए। C3 साइकिल में क्या बनता है, स्टार्च, C3 साइकिल में स्टार्च, या मैं कहूं कि सुक्रोज वगैरह का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में इसने अपना जो है वो स्टार्च बनाने में, शुगर बनाने में लगा लिया है, तो ये एटीपी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, यूज आ रहा है किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो कहने का मतलब ये है डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करती है। बेटा बहुत ध्यान रखना, लाइट रिएक्शन में सिर्फ एटीपी और NADPH2 बनता है, दो चीजें बनती हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है, वहां पे NADPH2 नहीं बनते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में आप सभी को पता है कि ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो ग्रीन वाला भाग है, ये पूरा ये स्ट्रोमा है बेटा, जिसको आप ये पिठिका बोलते हो। ये क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा
है, ठीक है। ये राइबोसोम्स हैं, स्टार्च की वैक्यूल्स हैं, लिपिड की ड्रॉप्स हैं, ग्रेना है, थाइलाकोइड है, क्या है, थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड के अंदर जो है वो थाइलाकोइड का बेटा ल्यूमन है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ये अपन अभी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम आप इस चीज को ध्यान रखना, मैं इसका शॉर्ट डायग्राम इसके जस्ट बगल में आपको बना के कुछ समझाऊंगा, ठीक है। हमारे यहाँ काम की चीज ये है, हमें स्ट्रोमा पता होना चाहिए कि ये स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए कि थाइलाकोइड का ल्यूमन है। डार्क रिएक्शन यानी कि मैं कहूँ अप्रकाशीय रिएक्शन को इंग्लिश में डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, और लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड में चलती है। तो ये चीजें ध्यान रखना, दो चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। स्ट्रोमा में कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, और आपके ग्रेना वाले भाग में, ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, ये भी ग्रेना ही है ये सारा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में चलती है और डार्क रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा में चलती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन की बातें हम अगले इसमें करेंगे। अब ये होता क्या है, चलो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो, तो बेटा लाइट रिएक्शन में हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो क्लोरोफिल्स की होती है। अब क्लोरोफिल्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स जो है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि क्लोरोफिल जो होते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफिल हुआ, ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप वर्णक बोलते हो, क्लोरोफिल है। लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, पिगमेंट की, यानी कि वर्णक की, किसकी, वर्णक की, पिगमेंट की, ठीक है। उसके बाद पिगमेंट्स क्या क्या, कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना। पिगमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, फिर हिंदी में लिखता हूं, चलो, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है लिखने में, ये क्लोरोफिल है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आप लिख सकते हो, मेरे को हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत है। क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल। फिर आगे 2 प्रकार के होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है C55 H72 O5 N4 Mg, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो होता है वो होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ध्यान रखना बेटा, यहाँ से 72 में से 2 कम कर दी, 70 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है, ये क्या है 70 हो गया, तो इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, इधर 5 है तो इधर 6 हो गया। वैसे कि यहाँ डिफरेंस है और एक यहाँ डिफरेंस है, यानी कि ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में डिफरेंस है, याद कर लोगे आप, ठीक है। उसके बाद होता है कैरोटीनॉइड, क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, ठीक है। और उसके बाद होते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, ठीक है बेटा। अब ये आगे फिर से कैरोटीनॉइड में मैं बात करता हूं कैरोटीन की, कैरोटीन की, और दूसरा होता है जैंथोफिल, दूसरा होता है जैंथोफिल, जैंथोफिल, ठीक है, जैंथोफिल। कैरोटीन जो है वो थोड़ा ऑरेंज और रेड कलर का होता है, ऑरेंज और रेड कलर का होता है। जैंथोफिल जो है वो पीले रंग का होता है,
वो पीले रंग का होता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक होता है फाइको एरिथ्रीन, फाइको एरिथ्रीन, और एक होता है फाइकोसायनिन। फाइको एरिथ्रीन और फाइकोसायनिन। सायनिन वर्ड ब्लू के लिए है, तो ये नीले रंग का होता है, ये नीला होता है। और फाइको एरिथ्रीन, जो एरिथ्रीन वर्ड पता है एरिथ्रोसाइट, आपने पढ़ा हो कभी, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के लिए यूज में लेते हैं। तो आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है वो रेड कलर की होती है, तो यहाँ पे फाइको एरिथ्रीन जो है वो लाल रंग का है। ठीक है, ये पिगमेंट्स की बातें हो गई हैं, पिगमेंट्स की बातें हो गई। चलो पिगमेंट्स हो गए हैं हमारे। अगला देखो, लाइट के लिए हमें जरूरी क्या था, पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये आपके पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट सीधा आ रही है, बॉल अगर नीचे फर्श पे गिर रही है तो ऊपर उछलती है। जैसे ही यहाँ से ये लाइट, ये फोटोन क्या है, लाइट है, लाइट यहाँ गिर रही है तो ये ऊपर जाएगी एक्साइटेड होके, और जैसे ये ऊपर जाएगी तो इसका सबसे पहले प्राथमिक ग्राही बैठा होता है, वो इसको यहाँ से जैसे लाइट जाती है तो लाइट ऊपर उठती है, और उस लाइट के साथ जैसे यहाँ पे वाटर हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो टूटता है। ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, प्राथमिक एक्सेप्टर के पास, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको शॉर्ट में PEA बोल देते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोलाइसिस। यानी कि फोटो वर्ड जो है वो लाइट के लिए है, लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि पानी टूट रहा है लाइट की प्रेजेंस में, और हमें देखे क्या जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर इस एक्साइटेड एनर्जी के साथ जाते हैं, और इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है वो होता है प्राथमिक ग्राही। चलो अगली स्लाइड। उसके बाद ये लाइट रिएक्शन चल रहा है। लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम जो है वो 2 प्रकार के फोटोसिस्टम होते हैं। लाइट रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि 2 प्रकार के लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश में 2 प्रकार के फोटोसिस्टम थे, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। सबसे पहले कौन आता था, फोटोसिस्टम 2 आता था। तो देखना बेटा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको LHC लिखा हुआ है ना, ये क्या है, LHC। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, लाइट को ले रहा है, और उसके साथ में वाटर का मॉलिक्यूल, जो भी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन में तोड़ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही इसको एक्सेप्ट करता है। तो बेटा सबसे पहले जो ये बात चल रही है ना, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहीं पे आपका फोटोसिस्टम 2 काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो अप्रोक्सीमेट 680 नैनोमीटर की या इससे कम वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स, वाटर के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं। बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको अपन एक शॉर्ट फॉर्म में जेड स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जेड की जैसे दिखती है ऐसे, ये कैसे दिखती है, ऐसे। ठीक है, तो इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो ये एक बार देखना, समझना ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में हमें ATP बनता है प्लस NADPH2 बनता है, NADPH2 बनता है। तो यहाँ देखना कैसे क्या बन रहा है, देखना
बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और फिर ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोसाइनिन को, और फिर ये आपका LHC आ जाता है वापस से, और इसको आपने बोला था PS फर्स्ट, जो कि अप्रोक्स 700 नैनोमीटर पे काम करता है। अब ये PS1 से फिर एक्साइटेड है, बॉल खेल रहे हैं, बॉल फेंकने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और फिर इसका भी सेम इसी तरह, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन ग्राह्य है तो इसका इलेक्ट्रॉन ग्राह्य है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्राह्य करेगा फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन से हमें जो मिल गया है वो NADPH2 मिल गया। यानी कि ये जो NADP थे वो कहाँ पड़े हुए हैं, स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, और ये स्ट्रोमा में NADP पड़े हुए हैं। इन स्ट्रोमा वाले NADP को यूज करके ये क्या बना रहा है, NADPH2 बना रहा है, NADPH2 बना रहा है, और ये क्या है, NADP+ है। तो देखना बेटा NADP+ को H2 में कन्वर्ट करा, यानी कि यहाँ से ये प्रोटॉन लेके और H2 बना रहा है, समझ में आ गया। तो बन गए हमारे प्रोडक्ट। ATP हमें यहाँ मिला है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और PS1 के पास जा रहा होता तब हमें प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, प्लास्टोक्विनोन जब साइटोक्रोम में जाएगा तो हमें ADP से ATP मिलता है। इस स्टेप को ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ATP यहाँ मिला है और NADPH2 हमें यहाँ मिला है, ठीक है। सिंपल से डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, देखना कि सबसे पहले PS आपका सेकंड काम करता है, PS सेकंड ने इलेक्ट्रॉन दिया, PS सेकंड के पास ही वाटर हाइड्रोलिसिस। चलो इसको मैं और शॉर्ट में समझाता हूँ, इतना समझ में आ गया, थोड़ा बेसिक सा। चलो 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 बेटा देखना, ये इस डायग्राम से समझना, ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, और ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है। कलर हो गया, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी परत है। बहुत ध्यान से समझना, ये क्लोरोप्लास्ट की बाहरी परत है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर लाइट रिएक्शन की बात चल रही थी, और लाइट रिएक्शन चल कहाँ रही थी, लाइट रिएक्शन बेटा आपके ग्रेना में चल रही थी, यानी कि मैं कहूँ कि थाइलाकोइड में चल रही थी, थाइलाकोइड में चल रही थी। अब ये थाइलाकोइड क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैं कहूँ कि ये स्ट्रोमा वाला भाग है, ये क्या है, स्ट्रोमा, और ये इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये थाइलाकोइड है, और ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ठीक है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है। तो देखना कि आपके थाइलाकोइड में, कि ग्रेना वाले भाग में फोटोसिस्टम 1 लगा हुआ है, ये फोटोसिस्टम सेकंड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे फोटोसिस्टम सेकंड लगा हुआ है, ठीक है। इनकी लोकेशन भी पता लग जाएगी कौन कहाँ है। अब आपने देखा कि यहाँ पे वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर टूट रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है, तो फोटोलाइसिस करने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये फोटोलाइसिस हो गया, ठीक है। ये सेम कलर नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं। H2O जो है वो टूट रहा है 2 इलेक्ट्रॉन में प्लस 2 प्रोटॉन में, तो हमें बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला, फोटोसिस्टम ने इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन आपका पहुँच गया कहाँ, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने अभी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को, और इलेक्ट्रॉन आपका आ गया PS सेकंड के पास। PS सेकंड जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसके एक्सेप्टर को, इसके ग्राही को, ये इलेक्ट्रॉन देके और बेटा बाहर की साइड में बना देता है, फेराडॉक्सिन को देगा, और फेराडॉक्सिन से बेटा यहाँ पे बन जाएगा NADPH2,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रोमा साइड में आपके NADP से क्या बन रहे हैं, NADPH2 बन रहे हैं, NADP प्लस से NADPH2 बन रहा है और आपका ATP बीच में बन रहा था कहीं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि प्लास्टोक्विनोन से, और प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे था कहीं, और फिर साइटोक्रोम था, और फिर PC था, और फिर ये LH। PC से ध्यान रखना, PC, अब कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले ग्रहण करेगा प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन नन मतलब कुछ नहीं, ये सबसे पहले आया था तो मतलब थोड़ा पागल था, लेकिन ये स्याना है। प्लास्टोसाइनिन बाद में आया, मतलब बेटा कुछ सीख के आया है, तो ये साइनिन, PC सयाना, C फॉर सयाना, तो ये प्लास्टोसाइनिन बाद में आता है, और प्लास्टोसाइनिन से फिर PS फर्स्ट के पास आता है। तो इतना समझ में आ गया। और ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये स्ट्रोमा वाला भाग है, सॉरी ल्यूमन वाला भाग है, ये ल्यूमन अंदर वाला भाग है। और फिर आपका जो NADPH2 बन रहा है, ये इधर बाहर की साइड यानी कि स्ट्रोमा में बन रहा है। चलो मैं कलर कर देता हूँ इसको। ये येलो है, ये स्ट्रोमा है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। तो ये स्ट्रोमा मतलब ये आपकी पिठिका है। स्ट्रोमा को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपकी पिठिका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन में PS2 काम करता है, PS1 काम करता है, और इसीलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं कि कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहा है। और मेनली हमें मिल क्या गया है, मेनली हमें मिल गया है ATP और NADPH2, ठीक है। चलो बेटा देखना, इसके बाद क्या आता है कि हमारी जो लाइट रिएक्शन होती है ना, इसमें ATP और NADPH2 तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमने कहा था कि जो हमारी अप्रकाशीय क्रिया होती हैं उनमें हम लाइट रिएक्शन के उत्पाद को यूज लेते हैं। अप्रकाशीय मैं कहूँ कि डार्क रिएक्शन, जिसको अपन C3 भी बोलते हैं, इसमें मैं किसको यूज लेता हूँ, जो आपके यहाँ जो NADPH2 बना था, इधर से जो आपके NADPH2 प्लस ATP जो बना था, उसको मैं कहाँ यूज में ले रहा हूँ, डार्क रिएक्शन में यूज में ले रहा हूँ। और इससे मैं क्या बना लेता हूँ बेटा, कैसे यूज में ले रहा हूँ, ये हम C3 साइकिल में पढ़ेंगे। ये कौन सी साइकिल, डार्क रिएक्शन क्या है, C3 साइकिल। तो आपको जेड स्कीम समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, NADPH2 बन गया है, ATP बन गया है, समझ में आ गया इतना। चलो उसके बाद चलो अगली स्लाइड देखना बेटा, कि आपने एक थ्योरी का नाम पढ़ा था अभी, जिसको आपने ये बोला रसोपरासरण, जिसको इंग्लिश में केमिओस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरीके से इस थ्योरी द्वारा केमिकल्स के द्वारा ATP बना लेते हैं, मतलब कि NADPH2 से या NADH FADH से हम किस प्रकार से ATP बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना, किस तरीके से। अभी मैंने पीछे डायग्राम में बनाया था, PS2 होता है कहीं, ये आपका स्ट्रोमा पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ये स्ट्रोमा का पार्ट है, ठीक है। ये आपकी जो ग्रेना वाली जो इनर मेम्ब्रेन है, मैं कहूँ कि थाइलाकोइड वाली मेम्ब्रेन है, और ये बेटा उसका ल्यूमन वाला भाग है, ये उसका ल्यूमन वाला भाग है। अब देखना क्या हो रहा है, ठीक है। ये थाइलाकोइड या मैं कहूँ कि ग्रेना है, ठीक है। देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। PS2 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दिया, साइटोक्रोम B को इतना मैंने पढ़ा दिया था, प्लास्टोसाइनिन को दिया, PS1 के पास आ गया, PS1 ने फेरडॉक्सिन को देके और बेटा NADPH2 बना लिया था। क्या बना लिया था, NADPH2 बना लिया था, ठीक है। और यहीं से हमें बेटा ATP भी मिल गया था, ठीक है। यहीं कहीं स्टेप में अपने को ATP भी मिलता है। अब क्या होता है देखना, ATP कैसे मिलता है, चलो उसकी अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा था, मिल जाता है, पर बनता कैसे है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना कि
जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है ना, PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो प्रोटॉन्स पंप करता है। प्लांट जो है वो एक बहुत अच्छा गेम खेल रहा है यहाँ पे चुपचाप। वो क्या कर रहा है कि ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है ना, ल्यूमन वाला पार्ट, इस पार्ट को वो कह रहा है कि मैं H+ से भर दूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि इसमें खूब सारे H+ हो जाए, खूब सारे H+। अब ये H+ बेचारा लाए तो लाए कहां से, इसके रास्ते देखना बस कि क्या कर रहा था, वाटर आपका इसी भाग में टूट रहा है। प्लांट चाह ये रहा था कि मेरा प्रोटॉन से भर जाए ल्यूमन, ठीक है। अब वो ल्यूमन क्यों भर रहा था, जैसे मान लो डैम होता है, डैम, बांध में पानी होता है बेटा, और जैसे अपन उस पानी को खोलते हैं तो पानी जो है वो बहुत स्पीड से निकलता है और फिर हमारे टरबाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। उसी तरीके से ये चाहता है कि मैं यहाँ प्रोटॉन्स भर लूं और फिर बाद में जैसे ही मैं इन प्रोटॉन्स को बाहर धकेलूंगा तो बेटा मेरे पास क्या होगा, ये F0 है और ये F1 है, ये एक ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। ये क्या है, एक ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। तो ये इसका मान लो डैम है, जो बांध है, इसमें चाहता है कि मैं ला ला के प्रोटॉन भर दूं। अब ये प्रोटॉन कैसे भरेगा वो देखना बेटा, और बाद में फिर कैसे ये काम करेगा आपका जो 5th कॉम्प्लेक्स आपने बोला था जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। देखना क्या हो रहा है, इसकी ये मेम्ब्रेन में 10वीं सब यूनिट F0 है जिसको F0 बोलते हैं, और एक F1 सब यूनिट होती है जिसको F1 बोलते हैं। देखना क्या हुआ, जब ये प्लास्टोक्विनोन है ना बहुत साजिश कर रहा है, देखना क्या हो रहा है कि यहाँ सबसे पहले तो हो रहा है कि वाटर का हाइड्रोलिसिस, वाटर टूट रहा है तो भी अपने पास प्रोटॉन आ रहा है, तो ये तो यहीं पे रहने हैं और यहीं भरने थे अपने को, तो बहुत अच्छा, इसके फेवर में बात कर रहा है। दूसरा, जब प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन दिया और प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B को दिया, तो यहाँ चुपचाप से साइटोक्रोम ने क्या करा, एक प्रोटॉन स्ट्रोमा साइड से, ये क्या है, स्ट्रोमा साइड, पिट्ठी का साइड, यहाँ से भी प्रोटॉन लेके अंदर धकेल दिया। बहुत समझदार और चालाकी हो रही है यहाँ पे, देखना कि प्रोटॉन बाहर से लेके अंदर की साइड धकेल दिया, तो प्रोटॉन का एक सोर्स ये हो गया, दूसरा सोर्स ये हो गया, एक सोर्स ये, दूसरा सोर्स ये, यहाँ प्रोटॉन आने का 2 सोर्स हो गए। ये चाहता है कि स्ट्रोमा से ज्यादा प्रोटॉन्स मेरे पास हों, तो स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन्स चुपचाप से अंदर धकेल रहा है और खुद के प्रोटॉन इसके पास वाटर फोटोलाइसिस से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही इसके पास खूब सारे H+ हो जाएंगे, एक तो बेटा ये इन 2 तरीके से खुद के अंदर H भर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे NADPH2 बना रहा है, तो ये NADP+ था ना, पहले NADP+ था, उसी से तो फिर इसमें H, तो ये H भी तो कहीं से ला रहा होगा ना, ये बेटा H, मान लो ये H NADP+ था तो NADPH2 बना रहा है, H2 बना रहा है, तो ये मान लो इसको समझना कि ये क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि NADP+ था उसको NADPH+ में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये +H भी यूज कर रहा है, किसका, स्ट्रोमा का। तो इस साइड भी ये क्या कर रहा है कि इसको नुकसान पहुंचा रहा है, स्ट्रोमा के H को यूज में लगा रहा है NADPH2 बनाने में। तो 3 प्रकार से हो गया, यानी कि इसको भी कम कर देगा H+ को, तो भी तो इस वाले से कम हो जाएंगे ना इसमें प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे NADPH2 में प्रोटॉन्स कम कर रहा है। एक तो इस तरीके से कि इसके NADP को, इसके जो H+ है, स्ट्रोमा के जो H+ है उसको NADP+ से रिएक्शन करा के NADPH2 बना रहा है, ठीक है। और दूसरे 2 सोर्स इसके पास ये हैं H+ के, और जैसे ही बेटा इसमें H+ भर जाएंगे ना, ये F0 सब यूनिट जो है वो एक गेट की तरह काम करती है, और नीचे वाली F1 जो है वो एक मोटर की तरह काम करती है। वो डैम में जैसे पानी खोलते हैं, टरबाइन्स घूमते हैं, वैसे जैसे ये डैम का गेट है, इस गेट को खोलेंगे F0 को, तो F1 जोर से घूमेगा, और F1 जोर से घूमेगा तो ADP से ATP बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ATP बनाएगा। और हमें पढ़ना क्या था, ATP बनाना ही पढ़ना था। चलो यहां तक समझ में आ गया, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो 2 सब यूनिट हैं F0 और F1, जिसको अपन CF0 भी बोल देते हैं और CF1 भी बोल देते हैं। इनकी लोकेशन ध्यान रखना, ये CF1 जो है नीचे वाली, ये आपकी स्ट्रोमा में लटकी हुई है, ठीक है, और F0 जो है वो मेम्ब्रेन में धसी हुई है, ओके। चलो उसके बाद आता है अपना लाइट रिएक्शन, हो गई। अब अपनी रिएक्शन आती है डार्क रिएक्शन बेटा। अब अपनी रिएक्शन जो आती है वो आती है डार्क रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन,
लाइट रिएक्शन तक समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, जिसको हमने बोला है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या बोला है बेटा? अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखना इसमें आपने क्या पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था ना, लाइट में क्या बन रहा था? प्रकाश की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा था प्लस NADPH2 बन रहा था, यही बन रहा था ना। और हमने कहा था कि ये ही प्रोडक्ट बाद में डार्क रिएक्शन यूज में ले लेती है। ठीक है, देख लो कैसे ले लेती है। डार्क रिएक्शन का एग्जाम्पल था C3 साइकिल, और हम अब क्या पढ़ रहे हैं? C3 साइकिल ही पढ़ रहे हैं। बेटा कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में, बहुत ध्यान से देखना, आराम से देखना, वीडियो को रोक रोक के देखना, समझ में नहीं आए तो फिर से स्टॉप करके रिवाइज करके देखना, पर ध्यान से समझना, घास मत काटना। देखना 3 स्टेप्स में चलती है C3 साइकिल। पहला है कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि मैं कहूं कि राइबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जब एक ये क्या है 5 कार्बन का है, ठीक है, और 1 कार्बन का इसके पास CO2, यानी कि वातावरण से CO2 लेकर उसको फिक्स करवा रहा है ना। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आता है वो एंजाइम होता है रुबिस्को, ठीक है। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना है बेटा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखना ये 5 कार्बन का तो था ही, 1 कार्बन बाहर से आ गया, 6 कार्बन का हो गया, फिक्स करने वाला एंजाइम रुबिस्को। तो और ये PGA जो है वो 3 कार्बन का होता, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने थे 3 PGA के। कितने मॉलिक्यूल? 2। फर्स्ट स्टेप हो गई कार्बन को फिक्स करना, मतलब कार्बोक्सिलेशन। दूसरा ये 3 PGA जो है ये फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। दूसरी स्टेप जो रहती है वो रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है जहां पे NADPH2 वगैरह यूज में आए वो रिडक्शन, या मैं कहूं कि अपचैन रिडक्शन स्टेप, अपचैन। यहां देखना बेटा क्या हो रहा है, जब 3 PGA ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या मैं कहूं कि PGAL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, चलो इसको इसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट लिख लेता हूं, ठीक है। जब ये 3 PGA ट्राइओज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये भी 3 कार्बन का है, ठीक है, तो ये भी जाहिर सी बात है 2 ही बने होंगे, तो देखना कितने बनते हैं, ठीक है। तो जब ये 2 थे अपने पास, तो 1 ATP प्लस 1 NADPH2 अपना यहाँ पे यूज में आ गया। 1 ATP यूज में आ गया, बेटा ध्यान देना, 1 ATP यूज में आ गया और 1 NADPH2 यूज में आ गया। कौन सी स्टेप में? रिडक्शन स्टेप में। तो अपने पास 2 PGA थे, तो अपने पास 2 ही ATP यूज में आ गए और 2 ही NADPH2 यूज में आ गए। कौन सी स्टेप में? रिडक्शन स्टेप में। समझ में आ गया? रिडक्शन स्टेप में 1 ATP 1 NADPH, जब 1 3 PGA ट्राइओज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तब 1 लग रहे, दोनों 1-1। तो फिर अपने पास ये थे कितने? 2 थे ना। जब दोनों जाएंगे इसमें, जब ये दोनों इसमें जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा? 2 ही ATP लगेंगे और 2 ही NADPH2 लगेंगे। इसके बाद इसमें से, इस 2 में से 1 मॉलिक्यूल तो इधर आ जाता है स्टार्च और शुगर बनाने में, और बचा हुआ यानी कि इसमें से 1 मॉलिक्यूल तो ऊपर चला जाएगा और 1 मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा नीचे। तो 1 तो ऊपर चला गया और 1 आपका इधर आ गया, और उसके बाद ये रीजनरेशन में फिर से 1 ATP लग जाएगा। बेटा ये स्टेशन पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, इस स्टेप में रीजनरेशन में यानी कि वापस से यही बनाने के लिए फिर से 1 ATP लग जाएगा। तो टोटल कितने ATP लग गए? 2 ATP ये, 1 ATP ये, मतलब बेटा एक C3 साइकिल में भोजन बनाने में यानी कि डार्क रिएक्शन में 3 ATP की खपत होती है, 3 ATP की खपत और 2 NADPH2 की खपत। खपत कितनी हुई? खपत हुई 3 ATP की और 2 NADPH2 की। समझ में आ गया बेटा? 3 ATP की और 2 NADPH2 की। अब इस 3 ATP में से कहां देखना, इस 3 ATP में से ध्यान रखना बेटा 2 ATP तो आपके रिडक्शन स्टेप में यानी कि अपचयन स्टेप में खर्च होते हैं और 1 ATP आपका रीजनरेशन स्टेप में खर्च होता है। ध्यान रखना 3 ATP टोटल खर्च होते हैं, 2 ATP आपके रिडक्शन स्टेप में यानी कि अपचयन वाले स्टेप में, और आपका 1 ATP जो है वो रीजनरेशन स्टेप यानी कि
पुनर्भवन इस स्टेप में आपका 1 एटीपी खर्च। टोटल कितने एटीपी हो गए? 2 और 1 3 एटीपी आपके खर्च हो गए। और हमने यही कहा था डार्क रिएक्शन में होता क्या है, एटीपी और NADPH2 खर्च हो जाते हैं। ये लाइट रिएक्शन के जो एटीपी और NADPH2 जो बनाए थे उसने डार्क रिएक्शन में खर्च कर। देखना बेटा, 1 मिनट ध्यान से सुनना दोबारा से। लाइट रिएक्शन पहले चलती है या डार्क रिएक्शन पहले चलती है? अब मैं कहूँ कि दिन पहले होता है, रात बाद में होती है, तो बेटा पहले दिन हुआ होगा तो लाइट रिएक्शन चली होगी। लाइट रिएक्शन चली होगी तो आपका एटीपी और NADPH2 बना होगा, और एटीपी NADPH2 हमने बना के रख लिया। चलो हमें जरूरत किसकी थी? एटीपी की और NADPH2 की तो जरूरत थी। किसको बनाने के लिए? भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, और हमें क्या चाहिए? NADPH2 चाहिए। तो एटीपी और NADPH2 बनाने के लिए हमें जो जरूरत थी वो कौन देके जा रहा है? लाइट रिएक्शन देके जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि दिन पहले है, रात पहले, तो लाइट रिएक्शन पहले चलेगी और डार्क रिएक्शन बाद में चलेगी। ओके, डन। चलो, इतना समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट। उसके बाद है बेटा C3 के बाद C4 साइकिल। C3 के बाद C4 साइकिल। अब C4 साइकिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? C4 साइकिल की जरूरत क्यों हुई? बेटा देखना, जो C3 साइकिल थी ना, जो C3 साइकिल थी, मैं कहूँ RUBP CO2 को फिक्स करता, RUBP से CO2 जुड़ के रूबिस्को एंजाइम PGA बना रहा था। C3 साइकिल में हमने पढ़ा था। C3 साइकिल में PGA से फिर आपका ट्राइयोज फॉस्फेट बन रहा था, ट्राइयोज फॉस्फेट बन रहा था, और फिर आपका रीजनरेशन स्टेप में वापस से आपका क्या बन रहा था? RUBP बन रहा था। ठीक है, यही तो था। वापस से आपका क्या बन रहा था? ट्राइयोज से RUBP बन रहा था। ठीक है, इसको आपने रीजनरेशन कहा था। ठीक है, इसको हमने कार्बोक्सिलेशन कहा था, इसको हमने रिडक्शन कहा था, यही तो था। और इससे फिर हमने कहा था 1 मोल जो है वो शुगर बनाने में चला जाता है या स्टार्च बनाने में चला जाता है। ठीक है, इतना था। देखना बेटा, जब सब कुछ सही चल रहा था तो C3 साइकिल चल रही थी, खाना बन रहा था, तो दिक्कत कहाँ थी? C2 साइकिल का मतलब क्या था? C2 साइकिल क्यों चलती है? एंजाइम देखे ना, दोनों का सेम था। यहाँ भी रूबिस्को था और यहाँ भी रूबिस्को था। बहुत ध्यान से समझना, जब एंजाइम दोनों में सेम है, यानी कि जब दोनों का सेम एंजाइम, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है और CO2 को भी फिक्स कर सकता है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ही तो ये है कि ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है और CO2 को भी फिक्स करता है, CO2 को भी फिक्स करता है। तो जब बेटा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि CO2 नहीं मिल पाती है, अगर मानो दोनों चीजें साथ हैं, CO2 भी है और ऑक्सीजन भी है, तो प्लांट किसको, ये एंजाइम किसको लेगा? तो CO2 को लेगा, ध्यान रखना। यानी कि CO2 को लेके C3 साइकिल चलाएगा। लेकिन अगर CO2 किसी तरीके से नहीं है, CO2 की एब्सेंट है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी कंडीशन देखना। C2 साइकिल कब चलती है? C2 साइकिल चलती है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, नोट कर लेना, ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत अधिक होती है तो चलती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तापक्रम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तब भी आपका क्या चलता है? C2 साइकिल चलता है। और तीसरी कंडीशन है कि CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो, तब आपका C2 साइकिल चलता है। यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो, तो आपका C2 साइकिल चल जाएगा। देखना बेटा कि C3 साइकिल चल रहा था, रूबिस्को एंजाइम काम कर रहा था, लेकिन अब C2 साइकिल एक नया बवाल आ गया। C2 साइकिल में क्या हुआ कि मजबूरी हो गई प्लांट की C2 साइकिल को चलाना। नहीं तो चाहता तो नहीं था ये कि C2 साइकिल चले, ये नहीं चाहता, कोई भी प्लांट नहीं चाहता कि मेरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हो, क्योंकि आपको साफ इस डायग्राम में कुछ भी याद नहीं करना है। एक तो ये याद करने है कि कहाँ कहाँ चलता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से CO2 निकल रहा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये 5 कार्बन का RUBP जब बाद
में ये 3PGA में बनता हुआ नीचे जाएगा तो यहाँ से एक CO2 का नुकसान करेगा। मान लो अगर 10 कार्बन लेके चला था या 5 कार्बन लेके चला है तो एक कार्बन इधर देके जाएगा तो वापस ये 4 कार्बन ही लेके जाएगा। जैसे सपोज करना कि ये 5 कार्बन का ये है, ठीक है, अगर ये एक CO2 इसमें से निकाल दे रहा है तो एक CO2 की कमी आ रही है ना बेटा, CO2 की कमी आ रही है और कोई भी प्लांट नहीं चाहेगा कि मेरे CO2 बाहर जाए, क्योंकि प्लांट आपने पीछे पढ़ा था CO2 तो वो तो बाहर से भी खींचता है, खुद के CO2 भी यूज में लेता है, पढ़ा था ना आपने। तो ये नहीं चाहता कोई भी प्लांट की CO2 उसका बाहर जाए। लेकिन यहाँ C2 साइकिल की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि यहाँ CO2 बाहर रिलीज हो रहा है। तो बेटा लेकिन अब प्लांट क्या करे कि CO2 की जब कमी होती है तब उसको C2 साइकिल चलाना ही चलाना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है C2 साइकिल चलाना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भोजन तो बनता है लेकिन कार्बन का क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इस चीज से उभरने के लिए प्लांट्स ने CO2 को बचाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए खुद में, ठीक है, और उन प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स। यानी कि C3 प्लांट्स में C2 साइकिल चल सकती है। कब चल सकती है? जब CO2 की कंसंट्रेशन कम रहेगी तब C3 प्लांट्स में क्या चल जाएगी, C2 साइकिल चल जाएगी, और C2 साइकिल चलेगी तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम देख लेते हैं कि C3 प्लांट्स बेचारे खाना सही से बना रहे थे लेकिन मजबूरी में उनको C2 साइकिल चलानी पड़ी। जब उनके पास CO2 की कमी थी तो उनको नुकसान हो रहा था, यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा था। तो प्लांट नहीं चाहता था C3 प्लांट कि मैं C2 साइकिल चलाऊं, तो उसने कहा कि यार कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं कि ये C2 साइकिल नहीं चले किसी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और खुद को डेवलप किया, और डेवलप करके बेटा ये पहुंच गए C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स अब कहाँ पे आ गए, C4 प्लांट्स में आ गए। किस में आ गए बेटा, C4 प्लांट्स में। क्लियर है? अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, C4 प्लांट्स में। थोड़ा डार्क कर लेता हूं। हम कहाँ आ गए हैं, C4 प्लांट्स में आ गए। और बेटा C4 प्लांट्स में ही क्या चलती है, C4 साइकिल चलती है। जैसे शुगर केन है, गन्ना है, मेज है, मक्का है, इसकी उदाहरण है। जैसे गन्ना है, मक्का है, ये प्लांट्स क्या हैं, ये प्लांट्स C4 प्लांट है। गन्ना है, शुगर केन है, मेज है, ये जो है वो C4 प्लांट्स हैं। बेटा इस C4 प्लांट में क्या किया प्लांट्स ने कि वो C2 साइकिल ना चले। देखना इनकी क्या स्मार्टनेस है, देखना कि इन्होंने कहा कि भैया पहले आपने शुरू में पढ़ा था वीडियो के शुरू में कि मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा था, लेकिन अब इसने क्या किया कि चलो अपन 2 सेल्स में कुछ करते हैं, एक मीजोफिल सेल और दूसरी बंडल शीथ सेल। एक तो कौन सी सेल, मीजोफिल सेल, जिसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और ये इसका हिंदी वर्ड है, और दूसरा इसकी इंग्लिश है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, ठीक है। यानी कि C4 साइकिल 2 सेल्स में, 2 कंपार्टमेंट में, 2 डब्बों में पूरी होती है, एक मीजोफिल सेल और दूसरी बंडल शीथ सेल। अब क्या हो रहा है देखना इनकी स्मार्टनेस। वातावरण में यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ना वो रुबिस्को नहीं होता, ये फोस्फोइनोल, यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो पेप्केज होता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा होता है, पेप्केज। वहाँ पे जो एंजाइम C3 में और C2 में जो एंजाइम था वो कौन सा था, रुबिस्को, यानी कि CO2 को फिक्स करने वाला रुबिस्को था। रुबिस्को CO2 को फिक्स करता था, CO2 को फिक्स करता था, CO2 को फिक्स करता था। लेकिन यहाँ पेप्केज जो है वो C4 प्लांट्स में, पेप्केज C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में CO2 को फिक्स करता है, CO2 को फिक्स करता है, CO2 को फिक्स करता है। देखना बेटा किस तरीके से कर रहा है कि सबसे पहले
जो आपका इसमें एक्सेप्टर रहता है बेटा, वो इस CO2 को लेके, इस CO2 को, एनवायरमेंटल CO2 को लेके और C4 एसिड बना लेता है, जिसको अपन कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है ये, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरवेट, यहाँ सबसे पहला एक्सेप्टर होता है, सबसे पहला ग्राही कौन होता है? फोस्फोइनोल पायरवेट। यानी क्या होता है कि फोस्फोइनोल पायरवेट जो है वो पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला जो इसका कंपाउंड है, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। उसके बाद आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ आता है? देखना बेटा, ऑक्जेलो एसिटिक के बाद मैलिक बनता है, और मैलिक एसिड जो है वो आपका मीजोफिल सेल से कहाँ जाता है? ये मीजोफिल सेल थी और नीचे वाली बंडल शीथ सेल थी। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो पहला प्रोडक्ट तो है C4 साइकिल का, लेकिन ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो स्टेबल इसके बनाने के लिए अपन ने जो पहला प्रोडक्ट अगर आपसे पूछे तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, और अगर पहला स्टेबल प्रोडक्ट पूछे तो मैलिक एसिड है, ठीक है, या मैलेट है। देखना ये यहाँ पे आके वापस से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में से जब ये वापस से इस C3 अमल में बनता है, मतलब कि फोस्फोइनोल पायरवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, C3 में कन्वर्ट होता है। और इस C3 मतलब C3 अमल क्या है? 3 कार्बन का एसिड है, और यहाँ से CO2 बाहर निकलता है। इसको यहां समझना। C4 एसिड यानी कि आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था, C4 एसिड आपका बंडल शीथ सेल में आ गया, रट्टे नहीं मारने हैं। देखना सबसे पहले फोस्फोइनोल पायरवेट जो कि 3 कार्बन का है, इसने एक CO2 फिक्स करवाया पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में। पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में इन्होंने अब 3 कार्बन ये और 1 कार्बन ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। उसके बाद ये C4 अमल बंडल शीथ सेल में आ गया। बंडल शीथ सेल में बेटा डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 यहां से बाहर निकल गया, तो आपका बच गया क्या? 3 कार्बन का C3 एसिड, और C3 एसिड वापस मीजोफिल सेल में आता है और वापस इसका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब वापस से ये फोस्फोइनोल पायरवेट बनता है, वापस से फोस्फोइनोल पायरवेट बनता है। तो बेटा यहां जो CO2 निकला ना, ये जो CO2 यहां निकला है बंडल शीथ सेल में, ये CO2 C3 साइकिल में एंटर कर जाता है, और C3 साइकिल क्या कर लेती है? C3 साइकिल इस CO2 से अपना भोजन बना लेती है। तो यानी कि अब ये जो CO2 यहाँ निकला था वो CO2 कहाँ पहुँच गया है? C3 साइकिल में पहुँच गया है। यहाँ से निकला हुआ CO2, यहाँ से निकला हुआ CO2 किस में आ गया है? C3 साइकिल में, और C3 साइकिल इससे क्या बना लेती है? अपना भोजन बना लेती है। C3 साइकिल में आ गया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसका कोई भी लेना देना नहीं है C2 साइकिल से, ठीक है, यानी कि C4 प्लांट्स का C2 साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? देखना C2 साइकिल चाह के भी इस C4 प्लांट्स में नहीं चल सकती। कैसे नहीं चल सकती? सपोज करना कि आपकी जो C2 साइकिल थी उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये मीजोफिल सेल्स हैं, इसमें ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है क्योंकि लीफ की मीजोफिल सेल्स में ऑक्सीजन तो होती है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम रुबिस्को नहीं है। मीजोफिल सेल्स में एंजाइम कौन सा नहीं है? रुबिस्को नहीं है। तो रुबिस्को नहीं है तो ये फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन बंडल शीथ सेल में इसने रुबिस्को को रखा, क्योंकि रुबिस्को में कौन सी साइकिल चल रही? C3 साइकिल। तो बंडल शीथ सेल में तो रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, बंडल शीथ सेल में तो रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और आपने पढ़ा था CO2 की कंसेंट्रेशन कम होती है तब जाके C2 साइकिल चलती है। तो यहाँ पे तो CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपकी C2 साइकिल नहीं चल सकती है। समझ में आ गया होगा, आई होप।
C2 साइकिल ऑक्सीजन ज्यादा होती है तब चलती है या CO2 कम होती है तब चलती है? तो ऑक्सीजन ज्यादा थी लेकिन यहाँ पे एंजाइम रूबिस्को नहीं था तो नहीं चली, और यहाँ पे बंडल शीथ सेल में CO2 ज्यादा थी लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट थी, और इसको तो क्या चाहिए था? C2 साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन एंजाइम तो था, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, दिक्कत ये आ गई। ठीक है बेटा, कितना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आपने सब कुछ समझ लिया, मानो आपने C3 साइकिल समझ लिया, C4 साइकिल समझ लिया, C2 साइकिल समझ लिया बेटा। अब एक लास्ट जो है वो मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आपका जो फोटोसिंथेसिस है, देखना कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट देखना कि जो C3 प्लांट्स है ना, जो C3 प्लांट्स होते हैं, जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स, उनमें C2 साइकिल चल सकती है, C2 साइकिल चल सकती है, लेकिन C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट में C2 साइकिल कभी नहीं चलेगी। C4 प्लांट में C2 साइकिल कभी नहीं चलेगी, और वो क्यों नहीं चलेगी वो आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद C4 प्लांट्स का और क्या फायदा हुआ? C4 प्लांट्स ये कहते हैं कि मैं C4 प्लांट, तो मैं कह रहा है मतलब कुछ तो बंदे में बात होगी। C4 प्लांट कह रहा है कि मैं जितना ग्लूकोज C3 तू बनाता है ना, C3 प्लांट जितना ग्लूकोज तू बनाता है ना, जितना C3 प्लांट जितना ग्लूकोज तू बनाता है, C4 क्या कह रहा है C3 को कि जितना ग्लूकोज तू बनाता है उसमें जितनी तू CO2 लगाता है, मैं उससे कम CO2 में उतना ही आपका क्या बना दूंगा? भोजन बना दूंगा, और वाटर का लॉस भी तेरे से कम करूंगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मैं वाटर का लॉस भी कम करूंगा, H2O का लॉस भी कम करूंगा, जो कि बहुत जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और CO2 का खर्च भी कम करूंगा, CO2 का खर्च भी कम करता हूं, करूंगा क्या? करता हूं। C4 प्लांट ध्यान रखना कम CO2 यूज में लेते हैं, यानी कि CO2 का नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि ये तो C3 प्लांट्स बेचारा क्या करे, C2 चल जाती थी तो इसका CO2 नुकसान होता था, लेकिन C4 प्लांट्स बहुत एडवांस हैं, CO2 का नुकसान भी नहीं करते हैं और वाटर का लॉस भी कम करते हैं, ठीक है बेटा। अब जो इसको फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से जो कारक होते हैं वो ध्यान रखना, कौन से कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। पहला बेटा CO2, बेटा दूसरा टेम्परेचर मतलब कि तापक्रम, बेटा ऑक्सीजन, बेटा लाइट। ये कारक जो है ये मेन कारक है जो जिससे आपकी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो सकती है। देखना बेटा, अगर एक अमाउंट से ज्यादा भी CO2 है ना, ब्लैकमैन नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक सीमाकारी कारक नाम से सिद्धांत दिया, ठीक है, मतलब मिनिमम फैक्टर वाला। इन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कोई प्लांट है, देखना बहुत ध्यान से समझना, मान लो कोई प्लांट है, उसके पास ये भी प्रेजेंट है, उसके पास ये भी प्रेजेंट है और उसके पास ये भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो मिनिमम, जो सबसे कम जो प्रेजेंट है, ये मान लो सबसे कम प्रेजेंट है, तो उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा ना वो उस ऑक्सीजन की वजह से होगा। और मान लो मैं कह रहा हूं कि 4 कारक हैं, 4 में से अगर 1, 2 और 3 तो उपस्थित है लेकिन चौथा उपस्थित नहीं है, तो चौथा जो है वो सीमाकारी कारक, यानी कि सबसे कम जो है, सबसे कम जो पाया जाएगा। 3 प्रेजेंट हैं, इन 4 प्रेजेंट है, चारों में से जो सबसे कम होगा ना, उस कम की वजह से
आपका फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा, यानी कि टेम्परेचर है, CO2 है, ऑक्सीजन है और लाइट है, इनमें से जो भी कम होगा। इस सिद्धांत को ब्लैकमैन ने दिया था और ब्लैकमैन ने उस सिद्धांत का जो नाम लिखा था वो लिखा था मिनिमम फैक्टर मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर, इसको कहा था कम सीमाकारी कारक, यानी कि जो कारक, जो फैक्टर सबसे कम होगा 3 में से, वही रेस्पॉन्सिबल होगा, वही जिम्मेदार होगा फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने के लिए। और बेटा अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर हम ज्यादा टेम्परेचर दें, ज्यादा लाइट दें, तो भी प्लांट जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, ज्यादा CO2 हो भले ऑक्सीजन हो, तो इससे आपकी फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। लेकिन बस एक जो मेन रूल था वो था मिनिमम फैक्टर वाला, अगर सबसे कम जो चीज होती है वही रेस्पॉन्सिबल होगी उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट के लिए। बेटा आज के लेक्चर में जो सब कुछ हमने पढ़ा बहुत डिटेल से पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था मेसोफिल सेल्स की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से, और हम इतने एडवांस लेवल तक आए हैं। इस लेवल पे अगर आपका जो जितना सब कुछ आपने पढ़ा है उसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है सिर्फ वो कॉन्सेप्ट में जो चीजें मैंने बताई वो याद रखना है। बाकी जो इसके जो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जितना बस पढ़ा है आप उसी को ध्यान से पढ़ लेना, याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।